गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी दिनों बाद मतलब क्लास शुरू हो रहा, तो आप लोगों का मोमेंटम ख़राब हो गया होगा, इसलिए बोला था कि रिवीजन कर लो आप लोग। तो उम्मीद है कि किए होगे, कम से कम एल्काइल हैलाइड तो देख ही लिए होगे। हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड में प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन मेथड उसके ये देख लिए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा था लास्ट में। तो एल्काइल हैलाइड जहाँ तक बात है, या हेलोएरिन्स की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है वो कुछ अलग होती है एल्काइल हैलाइड से। हेलोएरिन्स हमारे कौन से हैं? ये बेंजीन वाले जो होते हैं, ऊपर हेलोजन लगे होते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो? हेलोएरिन्स। ठीक है, तो हमने एल्काइल हैलाइड में देखा था कि RX टाइप का कोई चीज़ है और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और वो आसानी से इस पर अटैक करके यहाँ से इसको निकाल देता है। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड में बहुत ही आसानी से हुआ और हमने देखा कि दो तरह के इस तरह के रिएक्शन थे। एक था SN2, दूसरा था SN1, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की का हमने देखा। इसमें था 2 स्टेप का, पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसमें जुड़ता था। इसमें 1 स्टेप का ये प्रोसेस था, सिर्फ एक ही प्रोसेस में ये पूरा हो जाता था रिएक्शन। एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था जिसके थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होता था। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर हम परफॉर्म कराना चाहें एक एल्काइल हैलाइड के लिए, एल्काइल हैलाइड के बजाय हेलोएरिन्स में जैसे कि ये Cl लगा दो आप, अगर मैं इसमें यही सेम रिएक्शन कराना चाहूँ कि एक न्यूक्लियोफाइल लेके आऊँ, न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करे और यहाँ से ये क्या हो, टूट के निकल जाए, तो ये हेलोएरिन्स में जो है ये पॉसिबल नहीं है। या पॉसिबल है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, क्यों डिफ़िकल्ट है? यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हम ऐसा क्यों है कि हम कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके हेलोएरिन्स पे इस Cl को क्यों नहीं रिमूव कर सकते यहाँ से। बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके पीछे ढेर सारी वजह है कि आखिर में ये यहाँ से टूट के क्यों नहीं निकलता, ये एक न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन पे जाके अटैक क्यों नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जो है हर बार पूछा जाता है। तो इसका जवाब क्या है, देखो ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में इस चीज़ को दिया गया है। देखो, व्हाई एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों बहुत ही कम रिएक्टिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों नहीं शो करते या बहुत कम शो करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ एल्काइल हैलाइड की हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सारे बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, SN1 SN2 दोनों ही तरह के, है ना। वो सब हमने देख लिया है पहले से ही। लेकिन जब एक हेलोएरिन्स लेके चलते हैं तब नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे क्या वजह है? वजह आप देख लो। पहली जो वजह है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि जो भी यहाँ पे हेलोजन लगा है इसके पास लोन पेयर होगा, और हम जानते हैं कि ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अब देख लो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है +m ग्रुप शो करते हैं ना, ये सब +m ग्रुप हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, रिंग के अंदर भेज देते हैं, और रिंग के अंदर जब भेजते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, देखो ज़रा, अब बना लेना अच्छे से इसको। ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर ये नेगेटिव सर्कुलेट होता रहता है। तो आप देखो तो इन सब का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इनका अगर रियल हाइब्रिड बनाओगे, जैसे ये रहा रियल हाइब्रिड, तो रियल हाइब्रिड अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि C ये वाला कार्बन और ये Cl इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे या हम ये मान के चल रहे थे कि ये तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे इस कार्बन और इस Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर और वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, मान लो इस वाले कार्बन पे अगर अटैक करे न्यूक्लियोफाइल, तो ये Cl उतना आसानी से नहीं निकलेगा इससे जितना कि एल्काइल हैलाइड से निकल जाता। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड में कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे हमें दिख तो रहा सिंगल बॉन्ड, लेकिन है क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके अंदर, और इसीलिए क्या होता है, ईजिली टूटता नहीं है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है। समझ में आई बात? तो पहली वजह तो यह हो गई हमारी कि C और Cl के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है और ये टूटता नहीं है आसानी से। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट, ये बात कैसे पता चला? जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और रियल हाइब्रिड बना के देखे तो पता चला। In haloarenes, the electron pairs on halogen atom are in conjugation with pi electrons of the ring। ये pi जो इलेक्ट्रॉन है, इनसे ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके कंजुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व हैं रिंग, एंड फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ये रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, देख लिए। C-Cl bond has partial double bond character due to resonance as shown in real hybrid RS structure. Hence, it is very difficult to break C-Cl bond in haloarenes. Halogens do not behaves as good living group, मतलब वो Cl आसानी से निकलता नहीं है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था आपका पहली वजह।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है, क्या वजह था? वजह है कि कार्बन और क्लोरीन जो था या जो भी हाइड्रोजन लगा था उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी मजबूत बॉन्ड है। वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत है लेकिन डबल बॉन्ड से थोड़ा कम मजबूत है। क्या बात समझ में आ गया? ये था पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है, क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो उसके पीछे क्या वजह है? दूसरा वजह जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक चीज़ हम लोगों ने देखा था नेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है। हम लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया था 11th क्लास में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे उस केस में, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आई थी तब देखा गया था कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि जिसमें S करेक्टर ज़्यादा हो, S करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? इसमें देखो 50% S करेक्टर है, इसमें 33% S करेक्टर है और इसमें 25% S करेक्टर है। S करेक्टर का मतलब हुआ कि वो न्यूक्लियस जो S ऑर्बिटल होता है हमारा, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। तो जिसमें S करेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉनों को अगर अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी। इसमें S करेक्टर ज़्यादा है तो ये जो लूप है या जो भी ये कार्बन एटम है इसमें ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। ये जो भी लूप है इसका sp वाला वो ज़्यादा नज़दीक है और वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, इसलिए sp वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2 देन sp3। तो पढ़ लो एक बार। इन हाइलोएरिन्स हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। sp ग्रेटर देन, समझ गए हो गया ऑर्डर। मोर विल बी परसेंटेज s करेक्टर, जिसमें s करेक्टर परसेंटेज ज़्यादा होगा। इसमें दो ही चीज़ें इन्वॉल्व है, s और p। तो 50% s है 50% p। इसमें 2 p इन्वॉल्व है, एक s इन्वॉल्व है तो 33% आया। इसमें देखो एक s इन्वॉल्व है और 3 p इन्वॉल्व है, यानी कि 25 डिवाइड बाई 100 4 में से है ना, तो कितना है 25%। तो मोर विल बी परसेंटेज s करेक्टर, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। क्लियर होगी बात? व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मोर रिपल्सन ऑफर्ड। जैसे बात की जाए, हम लोगों ने देखा था, अगर मान लेते हैं मैं मेथाइल क्लोराइड लेता हूं और एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, ठीक है, इस वाले पे, तो इस कार्बन की अगर खासियत देखा जाए तो इसकी क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ मैं हाइलोएरिन्स बना दूँ, मैंने एरोमेटिक रिंग बना दूं और यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, अब ये कार्बन कैसा हो गया हमारा? ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का अगर मैं ऑर्डर चेक करूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह काम करेगा इसके कंपेरिजन में। बात समझ में आया? तो इस केस में तो एक न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक किया, यहाँ से क्लोरीन को निकाल दिया, लेकिन जब sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ये वाला कार्बन, तो अब एक नेगेटिव चीज़ अगर एक नेगेटिव चीज़ के पास अप्रोच कर रहा है तो मुश्किल होगा, रिपल्सन होगा। बात समझ में आया? तो एक ये वजह है जिसकी वजह से एक न्यूक्लियोफाइल हाइलोएरिन्स पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, मतलब SN2 जैसा कुछ नहीं हो सकता इसमें। क्या बात समझ में आया? इसीलिए बार बार डिस्कशन भी किया गया था कि जब भी हम कभी एरोमेटिक रिंग देखेंगे, जब भी हम एरोमेटिक रिंग देखें कभी भी, तो हम हमेशा ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, वो ले जाके इस बेंजीन रिंग पे कनेक्ट करेंगे। आर्थो, मेटा, पैरा, वो सारी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। अब दोबारा से वीडियो देख लो अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो, ठीक है। तो जब भी हम एक एरोमेटिक रिंग देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए वो यही है कि हम एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे और उसको ले जाके कनेक्ट कर देंगे। बात समझ में आया? ये चीज़ डिस्कशन नहीं हुआ। कभी भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे और इस पर अटैक करा देंगे, यहाँ से ये निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि ये होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन हमें देना पड़ेगा। पता चलेगा 300 ATM प्रेशर लगाना पड़ गया। अब बताओ एक रिएक्शन कराने के लिए 3 टन का प्रेशर लगाओ, तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया, है ना। इसलिए कभी सोचते नहीं हैं। और उसके पीछे वजह क्या है, वही वजह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला था रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा क्या था, इस कार्बन की खासियत कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, और इसलिए आसानी से इस पर अटैक नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता, नेगेटिव होने की वजह से रिपल्सन होगा। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ईजी। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है। थर्ड पॉसिबल रिपल्सन बिकॉज एरोमेटिक रिंग, ये आपका दो
मतलब दो चीज़ें हो गया जिसकी वजह से ये थर्ड वजह या रीजन, थर्ड रीजन है ये कि क्यों एक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो पॉसिबल रिपल्सन बिकॉज एरोमेटिक रिंग इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार बोला हूँ मैं इस बात को कि एरोमेटिक रिंग जो है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, समझ लो बात को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए तो एक इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अप्रोच कर पाया था। बेंजीन रिंग पे आसानी से एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में, है ना। लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल नहीं अप्रोच कर सकता क्योंकि ये खुद ही इसके अंदर ढेर सारे रेजोनेटिंग, ढेर सारे नेगेटिव चार्ज फैले हुए हैं पहले से ही। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर एरोमेटिक रिंग की तरफ अप्रोच भी करेगा तो यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल और इस जो ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये थर्ड रीजन है कि क्यों नहीं हो सकता। पॉसिबल रिपल्सन बिकॉज एरोमेटिक रिंग इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो नेगेटिव, दस व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज टू रिंग रिपल्सन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ गया। ये थर्ड वजह हो गया कि वो खुद ढेर सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है जिसकी वजह से वो रिपेल हो जाता है न्यूक्लियोफाइल आपका। फोर्थ रीजन जो इसका है, फोर्थ, इफ वी फॉलोज SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए फिनॉल कैटायन इज फॉर्म्ड। If we follow SN1 substitution reaction, a phenyl cation is formed that is highly unstable। मतलब कि अगर हम SN1 अगर हम लोग SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेके चलें, बेंजीन है, इस पे क्लोरीन था, क्लोरीन है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे SN1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। हम जानते हैं बॉन्ड ब्रेक तो होगा नहीं, फिर भी अगर मान लो SN1 को फॉलो करें तो ब्रेक कर दें और ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे sp2 पे क्या आ गया है, प्लस चार्ज, और जो हाईली अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, ये कार्बन खुद ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था और उससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तभी तो प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन आपने उससे भी बाहर निकाल दिया, एक तो बेचारे के पास गरीबी थी, नेगेटिव था पहले से ही, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन और खींचना चाहेगा वो, लेकिन उससे भी आप निकाल दिए हो, तो इसलिए क्या वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि आप SN1 भी फॉलो नहीं कर सकते। तो ये चार वजह हो गया SN1 और SN2 को लेकर अगर हम कराना चाहें तो वो रिएक्शन क्यों नहीं होता है। अब समझ में आ गया होगा बात, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से हम लोग एल्काइल हाइलाइड में आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से होता है, ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, उस तरह से हम लोग एराइल हाइलाइड्स पे क्यों नहीं कर सकते, या हाइलो एरिन्स पे हम लोग वो रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते। तो उसके पीछे क्या वजह है, इस बात को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसके पीछे चार वजह थी। पहला जो वजह था वो था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से हमें ये बात समझ में आ गया कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसलिए उसका टूटना जो है मुश्किल है, ठीक है। दूसरी वजह हमने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और एक न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच कर रहा है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात समझ में आ गया। तो दूसरी वजह यह था रिपल्सन, उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव का रिपल्सन था। थर्ड वजह क्या है, थर्ड वजह है कि रिंग जो है वो खुद ही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा क्षेत्र नेगेटिव बन गया है, पूरा उसके अंदर का जो फील्ड है वो नेगेटिव फील्ड बन गया है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल अगर उसकी तरफ अप्रोच करेगा तो वो रिपल्सन क्रिएट होगा और इसकी वजह से वो अप्रोच नहीं करेगा। और फोर्थ वजह जो था, अगर मान लो मैं फिनाइल कैटायन बनाता हूँ, एक फिनाइल कैटायन बनाऊँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मैं फॉलो करने की कोशिश करूँ तो फिनाइल कैटायन बनता है। तो फिनाइल कैटायन जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी हमने चेक कर लिया, वो बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता हाइलो एरिन्स में? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले उस योग्य इसको बनाना पड़ेगा कि इस पर एक आसानी से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, ठीक है। तो ये पहला क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स को आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ वी कैन इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ हाइलो एरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि हम एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करें एल्काइल हाइलो एरिन्स पे, ताकि वो आसानी से शो करने लगे। तो इसमें देखो क्या है, we can increase the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction by adding a electron withdrawing group, that means electron EWG, electron withdrawing group
एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं तो वो क्या करता है, देखो मान लो मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया, जैसे कि ये नाइट्रो लगा दिया, ठीक है, मैंने नाइट्रो लगाया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन को जो है इस पर अटैक कराऊंगा, इस वाले कार्बन पे। तो हुआ क्या कि ये OH माइनस आयन अगर इस पर अटैक करता है तो ये यहाँ से टर्मिनेट करके यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे बना, ये नेगेटिव आगे सर्कुलेट कर सकता है, आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये नेगेटिव चार्ज जो आपका है, ठीक है। लेकिन जब वो पैरा पोजीशन पे है, जैसे कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के अंदर तक शिफ्ट हो सकता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ वो रेजोनेंस करता हुआ वो नीचे तक पहुँच जाएगा। और हमें पता है कि जितना भी वो डिस्पर्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, जितनी दूर तक वो फैलेगा, जितना वो ज़्यादा डिस्पर्ज होता है उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। समझ में आई बात। तो जब हम पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे लगाते हैं तब वो जो भी चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के अंदर तक सर्कुलेट करके पहुंच जाता है बाय रेजोनेंस। समझ में आई बात। जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है और आसानी से फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कुछ लिमिटेड कंडीशन डाल के हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का आसानी से यहाँ पे अप्रोच करा लेते हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ये फिर से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये OH माइनस आयन को, एक न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कराया गया है। फिर नेगेटिव चार्ज जो बिल्डअप हुआ यहाँ पे बना, जो उस नेगेटिव को रिंग के अंदर सर्कुलेट कराया गया। रिंग के अंदर अगर हम सर्कुलेट कराते हैं, हमें पता है वो तो पहले से ही कि हम बना लेंगे इसका। तो ये चार्ज जो है वो रिंग के अंदर सर्कुलेट किए हुए हैं, ये चारों जो फिगर हैं इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ठीक है। लेकिन आगे यहाँ से देखो, तो यहाँ से मैंने आगे बढ़ा दिया है इस वाले स्ट्रक्चर से। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये नाइट्रो, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो नाइट्रो के अंदर पहुँच जाता है, ज़्यादा दूर तक डिस्पर्ज हो रहा है। समझ आई बात। तो एक ग्रुप है, अगर हमने एक नाइट्रो लगाया तो वो खींचने का काम करेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज जो भी यहाँ बिल्डअप हुआ उसको खींचेगा भी है, और अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस के यूज़ से उसको खींच रहा है। अगर हम दो लगा देते, मान लो हम आर्थो पे लगा देते एक और नाइट्रो, तो क्या होता कि वो नेगेटिव चार्ज उस नाइट्रो के अंदर यहाँ आर्थो पे रहेगा तो भी शिफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर तक पहुँच जाएगा। यानी कि अगर हम आर्थो पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाएं, या यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, या पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं, तो जो भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ OH माइनस आयन के अटैक करने से, वो सर्कुलेट होता हुआ उन सभी नाइट्रो ग्रुप में पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्ज होगा, वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। बात क्लियर है। इसलिए आर्थो और पैरा पोजीशन के लिए ये दिखाया गया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ध्यान दो, मेटा पोजीशन पे अगर हम लगाते हैं, मेटा पोजीशन पे अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे माइनस था उसको खींचेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब नेगेटिव होने की वजह से वो सिर्फ खींचेगा, रेजोनेंस की वजह से नहीं खींचेगा। क्योंकि मेटा पोजीशन पे अगर हम लगाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं होगा यहाँ पे अगर लगाओगे मेटा पे, और वो नाइट्रो के अंदर नहीं आ पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जब पैरा पे होता है या आर्थो पे होता है, तब वो सर्कुलेट करता हुआ रिंग के उसके नाइट्रो के अंदर पहुँच जाएगा। और बाकी रिंग के अंदर तो सर्कुलेट हो ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा दूर तक डिस्पर्ज हो रहा है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। ये सब स्ट्रक्चर देख लेना, लाइन से बना लेना इस चारों को, फिर यहाँ से दिखा देना कि हम नाइट्रो के अंदर भी ला सकते हैं उसको, नेगेटिव चार्ज को। क्लियर होगी बात। यहाँ तक दिखा दिया गया, और ये कंप्लीट प्रोडक्ट कैसे बना है वो दिखा दिया गया कि यहाँ से माइनस जब यहाँ पे आया तो माइनस फिर से सर्कुलेट करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे और यहाँ से Cl अब निकल जाए। बात समझ में आया। तो अब कुछ समझ में आया होगा कि हाँ, इस वाले कार्बन को जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है। अगर हम आर्थो या पैरा पे रखेंगे तो इस वाले कार्बन को क्या करेगा, वो पॉजिटिव बना देगा, आसानी से उस पर अटैक होना आसान हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे देखो, इसका मैं रियल हाइब्रिड बनाया हूँ, आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज जो भी था यहाँ तक सर्कुलेट तो हुआ ही हुआ, और साथ में कहाँ तक पहुँच गया, इस ऑक्सीजन पे भी पहुँच गया, यहाँ तक आ गया। It is clear from resonating structure when nitro group is connected at ortho and para position, it becomes the part of conjugated system and negative charge disperse more, the spelling देख लेना थोड़ा, more and hence become more stable। ठीक है, becomes more stable। क्या बात समझ में आ गया ये, फिर से देख लो। It is clear from resonating structure when nitro group is connected at ortho and para position, it becomes the part of conjugated system and negative charge disperse more and hence become more stable. But
व्हेन इट कनेक्टेड एट मेटा पोजीशन इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मेटा पे जो है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींचेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क डालेगा, लेकिन रेजोनेंस बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसलिए रेजोनेंस अगर हो रहा है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये रहा आपका फिनॉल बनाने का एक तरीका है, ये फिनॉल बनाते हैं हम लोग इससे। इसमें देखो क्लोरीन है, सीधे सीधे NaOH ले लिया गया, कंसनट्रेटेड NaOH लिया गया है, इसका OH माइनस मिलेगा हमें यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन। 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और 300 ATM प्रेशर चाहिए। आप ध्यान से देखो, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हमें जनरेट करना पड़ा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए इस क्लोरोबेंजीन पे। बात समझ में आया? एबनॉर्मल क्यों कराना पड़ा? क्योंकि इस एबनॉर्मल कंडीशन पे ही ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक होंगे। क्लियर हो रही बात? क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है, तमाम नेगेटिव प्रॉब्लम है, ये सब देख लिया हमने क्या प्रॉब्लम है। तो इससे क्या बनता है? फिनॉल बनता है प्लस NaCl। देखो इसको मैं 2 स्टेप में, एक स्टेप का दिखा दिया गया, 2 स्टेप में है ये रिएक्शन। 2 स्टेप में जो है यहाँ पे आपका Cl है, पहले इसमें क्या होता है OH माइनस आयन अटैक करेगा। अगर मान लो ये टूट गया OH माइनस आयन तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस Cl माइनस आएगा और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा। लेकिन क्योंकि NaOH है बेस है और ये आपका एसिड की तरह काम करता है तो यहाँ पे H जो है रिप्लेस हो जाएगा Na से और क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। पहले सोडियम फिनॉक्साइड मतलब यहाँ पे आएगा O फिर Na आ गया और लास्ट में हम इसमें H प्लस डाल देते हैं, मतलब एसिड के 4-5 बूंद डाल देते हैं। तो क्या होगा कि वो Na को फिर से रिप्लेस करके फिनॉल में कन्वर्ट करेगा OH में। समझ में आई बात? और साथ में क्या आएगा Na प्लस। अब Na प्लस इस Cl माइनस के साथ चला जाएगा। तो ये 2 स्टेप का था, मतलब पहले OH के बजाय ONA बनता है और इसी Na को रिप्लेस करने के लिए हमें H प्लस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप देख समझ गए होंगे कि ये पहला स्टेप ये था और ये दूसरा H प्लस क्यों डाला गया है, क्योंकि ONA बनेगा यहाँ पे। क्लियर हो रही बात? तो आपका ये बन गया। अब इसी में देखो इसमें क्या किया गया, ये तो सिंपल सा रिएक्शन था, हमने देख लिया कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करा दिया ढेर सारा एबनॉर्मल कंडीशन जनरेट करके। लेकिन अगर हम थोड़ा इजी वे में कराना चाहें इसे तो हमें क्या करना होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट अर्थ एंड पैरा पोजीशन पे कनेक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट कर दिया। नाइट्रो कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि टेम्परेचर देखो डाउन हो गया, यहाँ पे 623 केल्विन तक हमें ले जाना पड़ा, 300 ATM प्रेशर तक ले जाना पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें जब हम एक नाइट्रो ग्रुप लगाए और टेम्परेचर भी आसानी से क्या हुआ कम हो गया और कम टेम्परेचर पे ही होने लगा ये रिएक्शन। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप, अगर मैं एक और नाइट्रो लगा दूँ तो टेम्परेचर देखो और डाउन हो गया, यानी कि और इजी जो है ये रिएक्शन होने लगा। आपका न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करने लगा, है ना, एक सिंपल आसानी से। लेकिन हमें क्या करना पड़ा, हमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगाने पड़े आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर मान लो मैं 3 लगा देता हूँ आर्थो और पैरा पोजीशन पे, 3 ग्रुप लगा दूँ आर्थो पे, 2 आर्थो और 1 पैरा पे, तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ गर्म कर दो, इसे वाटर के साथ गर्म कर दो तो ये Cl जो है रिप्लेस हो जाएगा OH से। यहाँ OH कर लो। Cl जो है सिर्फ हीट करने से, वाटर के साथ अगर हमने हीट कर दिया तो सिर्फ वाटर ही क्या करता है, वाटर का OH माइनस आयन जो है वाटर का, वो जो है यहाँ से निकाल देता है इस Cl को। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसानी से हो गया। तो आप समझ गए होंगे आज का मतलब हम लोगों का क्या था, ये डिस्कशन था कि सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हम लोग देखते हैं बेंजीन रिंग पे। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और हम कराएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि आसानी से हो जाए। क्या बात समझ में आ गया? तो अच्छा सा वीडियो था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लेना, अच्छे से देख लेना, समझ लेना कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक है।